अस्सलाम वालेकुम मेरा प्यारा भाई, कैसे हैं आप लोग। और मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। रिकॉर्डिंग इस वक्त ऑन हो चुकी है। अच्छा जी, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ISA 315। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको आइजा 500 जो कि है ऑडिट एविडेंस, उसका ब्रीफ दिया था। और मैं वहां पर एक चीज मैंने एक्सप्लेन भी कर दी थी आपको। assertions असर्शंस एक्सप्लेन कर दी थी, और मैंने कहा था डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा जब मैं 315 आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और 315 से पहले 500 पढ़ाने का मकसद भी मैंने आपको बता दिया था ब्रीफ उस पे, कि जब आपको पता होगा कि यार मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है, और मुझे वहां पे पहुंचना कैसे, तो उसके दरमियान की जितनी हर्डल्स होंगी मैं उसके हिसाब से पार करता जाऊंगा। तो आइजा 500 में मेरा जो टारगेट है वो क्या है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। राइट। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है? हमने पता कर लिया क्या होता है। अब उसको पहुंचने में, उसको हासिल करने में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने पढ़ा, हमने एक चीज डिस्कस की थी कि यार व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। आप सीए कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिफिकेशन। रिस्क क्या है? फेलियर। ठीक है। अब आपको इस रिस्क को मिटिगेट करते हुए, इस रिस्क को खत्म करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंचना है। तो आप कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। सफिशिएंट भी होने चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए प्रोसीजर्स। वो क्या? कि भाई फेलियर किस वजह से होगा कि यार आप दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हो। नॉर्मली अगर मैं ऐसी रफली बात करूं कि दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, यार 5 घंटे पढ़ना चाहिए, आपका प्रोसीजर क्या होगा? स्टडी 5 आवर्स आ डे। सर ये तो क्वांटिटी हो गई ना। हमने पढ़ा था यार, अप्रूव सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस में क्या होता है? इसमें होती है सफिशिएंसी होती है क्वांटिटी, और अप्रोप्रिएटनेस होती है क्वालिटी। क्वालिटी में भी रेलेवेंस और रिलायबलनेस हो जाती है। ठीक है। और क्वांटिटी में क्या आता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और क्वालिटी। हमने चीजें डिस्कस की। अच्छा, अब आप 5 आवर्स स्टडी तो कर रहे हो, लेकिन आप स्टडी पढ़ क्या रहे हो? सर आप नॉवल पढ़ रहे हो, शेरलॉक होम्स का। नहीं, आपने रेलेवेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आपको फेलियर है, डर है, ऑडिट स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ने हैं। सर ऑडिट स्टैंडर्ड्स पढ़ के मुझे कुछ समझ में तो आता नहीं है। तो सर अगर मैं सिर्फ ऑडिट स्टैंडर्ड पढ़ूं तो हो सकता है मुझे वो चीजें समझ में नहीं आए जो मुझे समझ में आनी चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा? सर मैं लेक्चर्स अटेंड करूंगा। अज्जत सर, अज्जत वसी के लेक्चर्स अटेंड करूंगा। ठीक है। अच्छा, यार लेक्चर भी मैंने अटेंड कर लिए, लेकिन अभी भी वो बात नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगा? क्यों? क्योंकि सर मैं जब पेपर में जाके बैठता हूँ ना तो मेरी कांपे टांग जाती हैं। तो मैं क्या करूंगा? सर मैं पास पेपर की अच्छी से, या मॉक एग्जाम की, या क्वेश्चंस की, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर लाने की कोशिश करूंगा कि जब मैं सब ये काम कर लूंगा तो मेरे रीजनेबल चांसेस हैं, रीजनेबल चांसेस हैं कि मैं क्वालिफाई कर जाऊं, कि मैं उस पेपर को पास कर जाऊं। सर रीजनेबल, रीजनेबल चांसेस क्यों है? बिकॉज देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशन। जब सर पढ़ा रहे हो और 1 घंटे की क्लास है, आप अटेंटिव सिर्फ 50 मिनट है। ठीक है। आपने कुछ टॉपिक्स स्किप कर दिए, आपने पास पेपर की सही से स्टडी नहीं की, पेपर में गए, तैयारी भी सही थी, आपकी कहाँ पे टांग गई? व्हाट आर दीज सर? दीज आर इनहेरेंट लिमिटेशन। सर अब जो ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स है ना, आपको इतनी बेहतरीन तरीके से आगे होंगे समझ में। क्या रिस्क क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंचना है तो आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। प्रोसीजर्स भी किस तरह के होने चाहिए सर? रेलेवेंट और रिलायबल होने चाहिए। ठीक है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मैं ऑडिट भी ना पढ़ा रहा हूँ, ऑडिट भी नहीं पढ़ा रहूंगा, और मैं ऑडिट भी पढ़ा के आपको बता दूंगा कि यार देखो ऑडिट को किस तरह से आप रियल लाइफ के अंदर एक कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। आगे इंशाल्लाह ताला बहुत सारी एक एग्जांपल देंगे, क्योंकि ऑडिट स्टैंडर्ड जिसने लिखा है
वो आपका, आपके और मेरे जैसा ही कोई अकलमंद आदमी है जिसने स्टैंडर्ड लिखा, मतलब इंसान है, ठीक है। एलियन ने नहीं लिखा, दूसरी दुनिया से बन के नहीं है, तो इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, राइट। तो आप, अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा यार, ऑडिट की ना, स्टेजेस ऑफ ऑडिट की अगर मैं बात करूं, तो सर 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले प्लानिंग, यार करना कैसे है। फिर, अब कर लेते हैं। तीसरी, रिपोर्टिंग। 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, रिपोर्टिंग क्या है। सर शेयर होल्डर आपको अपॉइंट करता है, किसको, ऑडिटर को अपॉइंट करता है। और शेयर होल्डर ऑडिटर से क्या कहता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर से हम उसी पटरी पे आ गए सर, आईएफआरएस के हिसाब से बने कि नहीं बने, राइट। अब मैं आ गया हूं परफॉर्मेंस फेज में। क्लाइंट ने मुझे बना के दी है बैलेंस शीट, इसके अंदर पीपी आ रहा है, इसके अंदर इन्वेंट्री आ रही है, ठीक है, इसके अंदर लाइबिलिटीज आ रही हैं, मेरे पास आ गया पीएनएल, सर इसके अंदर रेवेन्यू आ रहा है, इसके अंदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। अब पीपी में क्या लग रहा है सर, IAS 16 लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रही है, IAS 36 इम्पेयरमेंट है वो लग रहा है, सर इंटेंजिबल है उसमें IAS 18 लग रहा है, सर इन्वेंट्री IAS 2 लग रहा है, सर लाइबिलिटीज है 37 भी लग सकता है, दूसरे स्टैंडर्ड IFRS 9 भी लग सकता है, ठीक है। सर रेवेन्यू है, सर IFRS 15 लग रहा है, सर एक्सपेंसेस है, लीज की पेमेंट है, IFRS 16 लग रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, IFRS 16 लग रहा है। तो सर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देखूंगा जब मैनेजमेंट ने मुझे अकाउंट्स दिए और उसके अंदर ये सारे आइटम आ रहे हैं, तो मैं देखूंगा कि क्या पीपीई में जो अकाउंटिंग बताई गई है IAS 16 में, क्या उसके हिसाब से की गई है अकाउंटिंग कि नहीं की गई। सर IAS 36 के हिसाब से अगर कहीं इंपेयरमेंट आ रहा था तो इंपेयरमेंट रिकॉग्नाइज किया है नहीं किया है। सर फेयर वैल्यू IFRS 13 के हिसाब से रिकॉग्नाइज की है नहीं की है। सर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन परफॉर्म किया इस 21 के हिसाब से नहीं की है। सर क्या बोरिंग कॉस्ट को सही कैपिटलाइज किया है, एक्सपेंस आउट किया है। सर इंटेंजिबल, सर इंटेंजिबल IAS 38 के हिसाब से रिकॉग्नाइज किए नहीं किए। सर इन्वेंट्री IAS 2 के हिसाब से बनी है नहीं बनी है। सर लाइबिलिटीज IAS 37 के हिसाब से रिकॉग्नाइज किए नहीं किए। सर लाइबिलिटीज IFRS 9 के हिसाब से रिकॉग्नाइज किए नहीं किए। सर रेवेन्यू क्या IFRS 15 के हिसाब से बनाया है नहीं बनाया है। सर एक्सपेंसेस में लीजेस अगर आ रहे हैं तो IFRS 16 के हिसाब से किया है, एक्सपेंस आउट की नहीं किया। और अगर उसमें कोई राइट ऑफ यूज निकल रहा है तो वो सही से कैपिटलाइज किया है कि नहीं किया है। तो सर मैं यहाँ पर बेसिकली क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूं कि यार क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल अकाउंट्स क्यूमुलेट करूं तो वो क्या बनते हैं, एफएस बनेंगे ना यार, और क्या बनेगा, आलू की तायरी तो नहीं बनेगी। सर एफएस क्या वो आईएफआरएस के हिसाब से बने नहीं बने। तो सर जब मेरी रिपोर्टिंग हो रही है कि वो आईएफआरएस के हिसाब से बने नहीं बने, जब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं देख रहा हूँ, ऑडिट कर रहा हूँ कि आईएफआरएस के हिसाब से बने नहीं बने, तो सर मेरा रिस्क क्या है, मेरा रिस्क क्या है। सर जब मैं प्लानिंग स्टेज पे खड़ा हूं, मैंने कोई काम शुरू नहीं किया, मेरा रिस्क है सर कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के लिहाज से नहीं बने। सर आईएफआरएस के लिहाज से नहीं बने, हमें पहली क्लास में डिस्कस किया था कि इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इस इक्वेशन को अगर मैं और खोल दूं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कंट्रोल रिस्क को भी किया हुआ है कि मैनेजमेंट जो कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करती है वो इस काबिल नहीं है कि वो या तो उसको प्रिवेंट कर पाए, या डिटेक्ट कर पाए, या करेक्ट कर पाए एरर को या मिसस्टेटमेंट को, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बन पा रहे। तो सर यहाँ पे खड़े होके मुझे वो रिस्क आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे खड़े होके मुझे वो रिस्क आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं। यहाँ पे खड़े होके मुझे वो रिस्क आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से मेरी ओपिनियन गलत ना हो जाए। सर ऑडिट रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क क्या है। सर ऑडिट रिस्क ये है कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे गलत ओपिनियन ना दे दे, कि अगर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बने हैं तो मैं कह दूं कि नहीं बने, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के लिहाज से नहीं बने तो मैं कह दूं कि यार बने हैं।
ये है मेरा ऑडिट रिस्क। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ता है, जो कि मेरे लिए रेलेवेंट हो, मेरे लिए रिलायबल हो, और मेरी अजर्शंस को एड्रेस करता हो। सर ये स्टेजेस की बात क्या आपके समझ में आ रही है? आज जिस आज जिस चौरंगी पे हम खड़े हैं, आज जिस चौरंगी पे हम खड़े हैं, उस चौरंगी का नाम है प्लानिंग। उस चौरंगी का नाम है प्लानिंग। और इस चौरंगी में एक गली आती है जिसको हम कहते हैं 315। और ये चौड़ी गली है, वो होता है ना हर रोड की एक मेन गली होती है, तो 315 ये वो चौड़ी गली है उस्ताद, मेन गली है प्लानिंग की। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? बात क्लियर आ रही है? यार इतना बेहतरीन स्टार्ट मैंने आईए से 315 का आज तक नहीं लिया। ठीक है, जो ये मैंने बेहतरीन स्टार्ट लिया है। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं अपना आईए से 315।